Alhamdulillah. So, Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's lecture is actually finalizing language modeling. जो हमने last week start किया था topic, we are going to finish it off और फिर उसके हिसाब से आप लोगों को assignment भी मिल जाएगा language modeling का. तो let me share my screen. स्क्रीन शेयर हो जाए तो बता दिएगा. हो रही है सर. हो गया. Good. So today's topic is looking at some of the issues of language modeling. Language modeling तो हमने last week देख ही ली थी. Today we'll be looking at some issues with language modeling. और फिर उनको हमने कैसे resolve करना है. सही. अगर आपके जहन में issues हो तो आप पूछ सकते हैं. नंबर 1 इशू जो भी मेरे सामने है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. अच्छा, ये थ्योरेटिकली तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस में ये एक इशू बन जाता है. यानी कि जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन सम हार्डवेयर, तो फिर हमारे पास ये इशू बन जाता है. दूसरा इशू जो हमारे पास है, इट्स द जीरोज. देयर लॉट्स ऑफ जीरोज इन आवर लैंग्वेज मॉडल. तो तीसरा वो इशू होगा जो आप मुझे बताएंगे उसके बाद. ठीक है, तो शुरू करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. Why is multiplication of probabilities such an issue? So there is this underflow problem. वो ऐसे है कि these probabilities that we are looking at, all the probabilities lie between 0 and 1. ये probability का rule है. And when you are multiplying these probabilities, whether in calculating the probability on a sequence, तो हम क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई कर रहे थे. कोई हमने लेट से बायोग्राम मॉडल बनाया, तो हम ये देखें, ये है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई हो गया. या फिर हम परप्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन सम टेस्ट सेट, तो उसके अंदर इस रूट के नीचे भी हमने मल्टीप्लाई की हुई हैं probabilities. Sorry, wi given wi minus 1. तो ये मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है i going from 1 to n. तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जिस तरह यहाँ पे हो रही है इन द ओवरऑल, या यहाँ पे हो रही है, इससे क्या होता है कि because the probability values are between 0 and 1, ये वैल्यू छोटी होती चली जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, लेट्स से P1, P2, P3, और मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं. तो अगर ये प्रोबेबिलिटीज, लेट सपोज ये देखें 0.05 multiplied by 0.003 multiplied by 0. Let's say 6. तो क्या बनेगा ये? कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएगा जल्दी से? इस तरह खामोशी से नहीं चलेगा, मुझे बता, चैट विंडो में लिख दो ताकि पता तो चले. 0.0018. 0018 गलत है. सर यही था. ऐसी मत, इतनी मेहनत मुझे आती है. मेरा फोन किधर है? सर 0.00009. 9 Yes. 10 और Yes, -5. कितने जीरोज हैं? सर 4 जीरो 4 0 एंड 9. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई फाइनली, दिस PR
is actually smaller than all the probabilities, and this will be the case always. जो भी आपके पास multiple आएगा, it will be smaller than all of these numbers, the smallest of these numbers, which means कि ये नंबर जब हम बड़े बड़े प्रोबेबिलिटी ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा. Sir, तो दिस कॉजेज द अंडरफ्लो प्रॉब्लम. sir, it's 0.0009. Like there are एक three और जीरो है, zeros after the decimal. एक और जीरो है. No, sir, there are 3 zeros after the decimal, not 4. आर यू श्योर? सर 4 ही है. 4 0 था फोर ही सर. है, फोर ही है सर. यार देखो अपने कैलकुलेटर सही करो. ये कैलकुलेशन अगर गलत की ना तुम लोगों ने असाइनमेंट में एग्जाम की धमकी नहीं दे रहा. I've written 0.03. Sorry. अच्छा, तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो अंडरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो ये होता है कि इन रियलिटी देखो थियोरेटिकली तो नॉट एन इशू कि ये कितना छोटा नंबर हो जाता है. इन रियलिटी वी हैव लिमिटेड स्पेस फॉर आवर वेरिएबल्स. सही है. तो हमारे पास लेट से एक P1 है, उसमें हमने 0.05 लिखा है, इट्स ओके. लेकिन जब ये P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 मल्टीप्लाइड बाय ऑल द वे टू Pn हो जाता है, ये इतनी स्पेस में आता नहीं है. और जब हम मल्टीप्लाई करके 0.0000000 इतने सारे हो जाते हैं, बाहर निकल जाता है और लेट से 0.00009, तो इसको कहते हैं अंडरफ्लो. जिस तरह ओवरफ्लो होता है ना, अंडरफ्लो में ये ड्रॉप हो जाता है. अच्छा, इतना सिंपल नहीं है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स जिस तरह से स्टोर होते हैं वो मैंटिसा और एक्सपोनेंट वाली कहानी है. वो आप लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, मुझे याद है. तो फिर या कोल में पढ़ा था. तो फिर भी ये इश्यूज होते हैं कि देयर आर अंडरफ्लो प्रॉब्लम्स, कि बहुत ही छोटा नंबर हो जाता है. इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं कमिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. हम क्या करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है और वो कुछ इस तरह मल्टीपल्स के साथ कैलकुलेट हुई हुई है. तो क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं. टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स. और उसकी वजह क्या है कि हम लॉग ले लेते हैं? क्योंकि लेट्स से दिस इज सम प्रोबेबिलिटी 1 दैट वी आर कैलकुलेटिंग. हम उसको अकेले में इवैल्यूएट नहीं कर रहे. एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग इट विद सम अदर प्रोबेबिलिटी 2 एंड देयर इज दिस सम कंपैरेटर दैट्स वर्किंग, वेदर इट्स लेस देन और ग्रेटर देन या इक्वल टू. कंपैरिजन हो रहा है. तो जब हम लॉग ले लेते हैं ना ऑफ बोथ साइड्स, दिस कंपैरिजन इज प्रिजर्व्ड. अगर वो पहले वैल्यू लेस देन थी तो लॉग के साथ भी लेस देन ही रहेगी. तो लॉग जो है इस रिलेशनशिप को प्रिजर्व करता है, जो कंपैरिजन रिलेशनशिप है ना, वो प्रिजर्व करता है. लॉग ऑफ द सेम टू वैल्यूज विल रिमेन द सेम एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो ये होता है. और दूसरा जो इसका इफेक्ट है जो इसकी वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कि सॉरी जिसकी वजह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होता है कि दीज मल्टीपल्स, ये जो प्रोडक्ट है जो इधर है, दिस बिकम्स अ समेशन. तो होता ये है कि जब ये लॉग प्रोडक्ट के ऊपर से जाता है, ये लॉग लॉज में आपने पढ़ा होगा, तो दिस बिकम्स अ समेशन और यू गेट द लॉग ऑफ दीज द सम ऑफ दीज लॉग प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्रोडक्ट, this becomes the sum of logs. So log of P1 plus log of P2 plus log of P3 etc. और फिर क्या होता है कि the summation एक तो अंडरफ्लो से बचाता है, दूसरा काम क्या होता है, this speeds up. जैसे जो summation है it's faster than multiplication. सही है. और फिर हम क्या करते हैं अपने मॉडल में, इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटीज हम लॉग प्रोबेबिलिटीज ही स्टोर करके रख लेते हैं. तो दैट मेक्स कैलकुलेशंस मच फास्टर. एक तो ये होता है कि रिजॉल्व्स
underflow and makes calculations faster. तो स्पीड अप हो जाता है. तो हमारी ये मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट्स इनटू एडिशन. Just to keep it on the record. सही है. कोई क्वेश्चन इसके बारे में? अगर किसी को नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं है या पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि आई एम जस्ट रिपीटिंग थिंग्स या अप्लाइंग थिंग्स जो आपने पहले कहीं ना कहीं देखी हुई है. बिफोर आई गेट ऑन टू द जीरोस प्रॉब्लम. नहीं, गुड. तो वैसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चंस आप बाद में पूछ सकते हैं. हाँ, ये अच्छा सवाल है, लेकिन पूछ लेना चाहिए. पूछना क्या, अंडरफ्लो रिजॉल्व कैसे हुआ? अंडरफ्लो रिजॉल्व ऐसे हुआ कि इफ यू लुक एट दी स्मॉल नंबर्स, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा से छोटा नंबर आता है. लेकिन इफ यू हैव स्मॉल नंबर्स 0.009, यहां लिखता हूं मैं. नाउ अंडरफ्लो रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि यू हैव स्मॉल नंबर्स and you're adding them together. 0.0003 plus 0.0005, बहुत छोटे छोटे numbers हैं. When you add them together, this number, the additive number, it would be larger than the largest number in the sequence. यहाँ पे क्या था multiplication में, the multiple would be smaller than the smallest. सही, जिसकी वजह से underflow आ रहा था. This would be larger than the largest number. See, that's how we resolve the underflow problem. और ये standard probability में इस्तेमाल होता है. तो good question, पूछ लेना चाहिए. Now the next thing and the more important thing for today's lecture are the zeros. बहुत ज्यादा zeros हैं. What do I mean? तो अगर आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूं कि our n-gram models that we learned how to build last time would actually contain a lot of zeros. And that can be a result of the corpus size, कि उसका size छोटा था जिसकी वजह बहुत सारे जीरोस आ गए. ट्रेनिंग सेट, कि आपने ट्रेनिंग सेट या रैंडमली ट्रेनिंग सेट भी स्प्लिट किया तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा, वैल्यू ऑफ एन के एन ग्राम कितना बड़ा है आपका, एटसेट्रा, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से आपके ट्रेनिंग सेट में you're training a trigram model, और आपके ट्रेनिंग सेट में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आ गए. Denied the allegations, denied the reports. मुझे पता है थोड़ा सा आज हैवी हो जाएगा, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई चीज समझ में ना आए तो जरूर पूछ लेना. डिनाइड द क्लेम्स, डिनाइड द रिक्वेस्ट, एटसेट्रा. और इस तरह के लेट सपोज के ये इस तरह से सेंटेंसेस है. और इनका काउंट भी मैं आपको बता देता हूँ जो मैं बाद में यूज करूँगा. लेट से कि ये आता है 3 मरतबा, यानी डिनाइड द एलिगेशंस 2 मरतबा, रिपोर्ट्स आता है 1 मरतबा, क्लेम्स आता है 1 मरतबा, रिक्वेस्ट आता है. अब द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी हैव अ टेस्ट सेट जिसके अंदर ट्रायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट आ गया. फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्ट सेट में आ गया डिनाइड द ऑफर एंड डिनाइड द फैक्ट. तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि जो आपने यहां से लैंग्वेज मॉडल बनाया हुआ है फ्रॉम योर ट्रेनिंग सेट,
उसके अंदर यू हैव दीज पैरामीटर्स, आपके पास है एलिगेशंस गिवन डिनाइड द, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ रिपोर्ट्स गिवन डिनाइड द एंड सो फोर्थ, राइट। ये प्रोबेबिलिटीज आपके पास, और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटीज जो कि है ऑफर, probability of offer given denied the probability of fact given denied the, तो the problem is कि जब आप इस लैंग्वेज मॉडल से ये प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको देता है जीरो, तो प्रोबेबिलिटी जीरो। ये वाला तो मेरे पास ट्राइग्राम मैंने देखा ही नहीं है, सही है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीक़ाकार किया जाए? तो सबसे आसान काम क्या है आपके ख्याल में, क्या हो सकता है? चलो आपका ख्याल नहीं लेते, लेट मी टेल यू कि इट्स कॉल्ड स्मूथिंग। स्मूथिंग क्या होता है? स्मूथिंग में होता है कि वी गिव सम प्रोबेबिलिटी मास to missing n-grams. What does this mean? This means कि हमारे पास let's say जो उसी एग्जांपल को लेते हैं जो ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें हमारे पास ट्रेनिंग सेट को छोड़ते हैं, लैंग्वेज मॉडल में जो प्रोबेबिलिटीज हमने जमा की थी फॉर द वर्ड W गिवन डिनाइड द के हिसाब से, तो वो फॉर एलिगेशंस रिपोर्ट्स क्लेम्स रिक्वेस्ट, let's say ये इस तरह से थी कि this denied the appears 7 times throughout जितने भी हैं, तो 1 2 1 1 2 4 7 times, सही। तो the probability of allegations would be 3/7, reports would be 2/7, that would be 1/7, this would be 1/7, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लें, अगर मैं एक छोटा सा प्लॉट बनाऊं इधर, and I have allegations and the probabilities of W given denied the, तो this is 1/7, 2/7, 3/7, तो probability mass कुछ ऐसा बनेगा इसका allegations का, और रिपोर्ट्स क्लेम्स रिक्वेस्ट, इनका प्रोबेबिलिटी मास रिपोर्ट्स का 2/7, रिक्वेस्ट एंड क्लेम्स का 1/7, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये प्रोबेबिलिटी मास हमारे पास आ गया। अब देयर आर अदर वर्ड्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट इन द ट्रेनिंग कॉर्पस लेकिन टेस्ट कॉर्पस में नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमें नजर आ रहा है ऑफर और फैक्ट, यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सदका करते हैं ना, तो हम कुछ प्रोबेबिलिटी मैस इसका लेते हैं, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसी तरह बाकी सबसे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मैस उठा लेते हैं और उस सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ऑल्दो कि इनका प्रोबेबिलिटी मैच थोड़ी सी चीटिंग ही है। चीटिंग क्या है? सदका वाली कहानी है कि थोड़ा सा अमीरों से लेके गरीबों में तकसीम कर दिया, रॉबिन हुड स्टाइल, दैट्स स्मूथिंग, सही। और वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी क्यों, एक क्वेश्चन ये था कि व्हाई आर वी ट्रांसफरिंग प्रोबेबिलिटी, इन्हीं को खुद से क्यों नहीं दे सकते प्रोबेबिलिटी?
तो ये ऑटोमेटिकली ये अपने लिए कोई प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, तो इस तरह होता नहीं है। इस तरह पैसों का मसला, लिमिटेड पैसे हैं, तो प्रोबेबिलिटीज में देयर इज दिस एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी के सारी प्रोबेबिलिटीज की समेशन शुड बिकम वन। और अगर इवेंट्स को हम देख रहे हैं इसी तरह यहाँ पे, ऑल्दो इस तरह से नहीं किया हुआ जिस तरह हमने लैंग्वेज मॉडल डिफाइन किया है, लेकिन द काउंट नीड्स टू रिमेन द सेम फॉर सैनिटी। ठीक है। और ये जो स्मूथिंग है ये कुछ इस तरह होती है। इट्स लाप्लास स्मूथिंग के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक लाप्लास स्मूथिंग है जो सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ स्मूथिंग है। उसके अंदर ये हो रहा है कि पहले हमने जो किया था, पहले हमने क्या किया था, ये इसको मैं लिखता हूँ। पहले हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, लेट्स से बायग्राम के लिए wi -1। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने काउंट निकाला कि wi -1 wi कितनी दफा एक साथ आता है, डिवाइडेड बाय wi -1। इसमें जो मसला था वो ये था कि हो सकता है wi -1 wi ये दोनों वर्ड्स एक साथ कभी आए नहीं ट्रेनिंग कॉर्पस में। तो द प्रॉब्लम वाज कि ये जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से चीज जीरो हो जाती है। वैसे हो सकता है wi -1 भी ना हो कॉर्पस में, तो ये नीचे डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम भी आती है, उसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं थोड़ी देर में, बल्कि इसी से हो जाएगी। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, इट वाज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी, MLE भी इधर लिख देता हूं मैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यूजिंग लाप्लास स्मूथिंग। और उसमें क्या किया कि हमने वही लिया काउंट wi -1 wi जो कि पॉसिबली जीरो हो सकता है, और इसी तरह काउंट लिया w ऑफ i -1, ये भी जीरो हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐड कर लिया, सिंपली 1 प्लस द साइज ऑफ द वोकैबुलरी। एंड फॉर सिंप्लिसिटी sake here we are talking about the number of words, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं that would be our vocabulary, number of words in the vocabulary। वो डाल लिया, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा अगर ट्रेनिंग कॉर्पस का साइज ही जीरो ना हुआ, तो ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा। एंड देयर इज दिस वन कांस्टेंट जो कि जीरो नहीं होगा। तो दैट मींस कि किसी भी सीक्वेंस की, यानी किसी भी बायोग्राम की प्रोबेबिलिटी, यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोग्राम लिखना भूल गया, wi गिवन wi -1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं बनेगी। तो दैट स्मूथिंग, कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कोई ऐसा बायोग्राम के जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो, कुछ ना कुछ मैथ्स उसको मिल जाएगा फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट स्मूथिंग? नहीं? गुड। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल इस तरह हुआ, अभी लेट सपोज कि हमारा वोकैबुलरी का साइज जो है वो है 10। प्रोबेबिलिटी निकाली यूजिंग MLE ऑफ allegations given denied the, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/7। सही। उसके बाद हमने क्या किया कि लाप्लास स्मूथिंग से निकाल ली यही प्रोबेबिलिटी ऑफ लाप्लास स्मूथिंग, एलिगेशंस डिनाइड द, तो ये वो है जो था हमारे पास, डिनाइड द एलिगेशंस हमारे पास ट्रेनिंग सेट में था, प्रेजेंट इन ट्रेनिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो गई। दैट वुड बिकम 3+1/7 + 10 एंड दिस 10 कम्स फ्रॉम द वोकैबुलरी हियर। तो ये हो गया 4/17। एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है
कि हम निकालना चाह रहे थे प्रोबेबिलिटी यूजिंग MLE ऑफ द वर्ड फैक्ट गिवन डिनाइड द, उसका तो असल में काउंट ही 0 था, तो नीचे आ जाता 7, तो एनीवे इट वुड हैव बीन अ 0। अब हम लैप्लास स्मूथिंग के जरिए से जब ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो बनेगा 0 + 1 over 7 + 10. That would be 1 over 17. It's not a 0. That's the important part. ठीक है, तो हुआ ये, if you note कि यहाँ पे 3/7 is greater than 4/17, कुछ यहाँ पे probability mass कम कर दिया हमने of the known trigrams, और वो probability mass इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि 0 से this became 1 over 17 which is not a 0, तो कुछ probability mass shift हो गया। This Laplace smoothing is just a mechanism of shifting this probability mass. See? Okay, अब एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, before I move on to other mechanisms of smoothing, there is an important concept about out of vocabulary words. क्योंकि मैंने मेंशन किया, हो सकता है कि कोई वर्ड्स ऐसे, these are known as OOVs, हो सकता है कि कोई ऐसे वर्ड्स हो जो टेस्ट सेट में आ रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग सेट में नहीं आ रहे। एंड लेट मी गो बैक टू माय अर्लियर पीस कि लेट्स से विकिपीडिया की कॉर्पस है आपके पास, एंड यू रिमेंबर वी डिड गिव इट अ स्प्लिट कि ये ट्रेनिंग वर्ड्स हैं और ये सीक्वेंसेस हैं, एंड दीज आर टेस्ट सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ट्रेनिंग सीक्वेंसेस कुछ ऐसे हैं, W1 W2 ऑल द वे टू W लेट्स से M, और जो टेस्ट सीक्वेंस है W1, इसको कैसे लिखें, इसको ऊपर लगा देते हैं सब सुपरस्क्रिप्ट WTN, तो टेस्ट सीक्वेंस है और ट्रेनिंग सीक्वेंस है। अच्छा, इसमें से हमने क्या किया हुआ था कि हमने इस ट्रेनिंग सीक्वेंस के ऊपर एक लैंग्वेज मॉडल ट्रेन किया हुआ था, और फिर हम उसे टेस्ट सीक्वेंस पे टेस्ट करते थे या उसकी परप्लेक्सिटी निकाल लेते थे या कुछ करते थे। अब ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ वर्ड WK या दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन द ट्रेनिंग कॉर्पस, यहाँ पे है ही नहीं। तो दिस इज द आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड, और हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो यहाँ पे टेस्ट कॉर्पस में, लेकिन ट्रेनिंग में है ही नहीं, या और भी कुछ हो सकता है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स को हैंडल करने का कि हम यहाँ जहां भी आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड आ रहा है इन द टेस्ट सेट, वी ऐड दिस सिंबल अननोन UNK, इधर भी और इधर भी रिप्लेस कर दिया इस आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड, और इस ट्रेनिंग सेट के अंदर किसी रैंडम पॉइंट पे ये वाला वर्ड डाल दिया आपने, ठीक है, ये वाला सिंबल डाल दिया ऑफ अननोन। तो दैट्स वन वे ऑफ हैंडलिंग आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। तो रिप्लेस ऑल OOVs in test set with this symbol unknown, and secondly what we did is add UNK to training set at a random position. ठीक है, तो दैट्स वन वे ऑफ टैकलिंग आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। कोई सवाल इसके बारे में? सही, कितनी दफा ऐड करना है, मतलब UNK ट्रेनिंग सेट में एक ही दफा ऐड होगा या रैंडम पॉइंट्स पे जितनी मर्जी दफा? एक दफा ऐड करना सिर्फ, ओनली वंस,
क्योंकि ये अननोन वर्ड्स जो है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी हम बहुत थोड़ा रखना चाह रहे हैं, और जो कि होना भी यही चाहिए कि अननोन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होगी लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए, टू कीप द लैंग्वेज मॉडल सेम। उसका उसका उस पे सैनिटी चेक भी रखना है ना। ठीक है सर। अच्छा, तो ये हो गया आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, एंड आई टॉक्ड अबाउट स्मूथिंग। तो देयर आर एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ स्मूथिंग एज वेल। सही है, एडवांस्ड स्मूथिंग। वो ऐसे है कि अभी तक जो हमने स्मूथिंग देखी, लाप्लास स्मूथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से हम ट्राइग्राम बना रहे हैं, wi-2 wi-1, तो हम उसको, तो दिस इज लाप्लास। हमने क्या किया, काउंट ऑफ दिस सीक्वेंस wi-2 wi-1 एंड wi, इस सीक्वेंस को काउंट किया इन आवर ट्रेनिंग सेट, डिवाइड कर दिया wi-2 wi-1 के काउंट से, और लाप्लास स्मूथिंग लगाई तो वी एडेड अ 1 टू द न्यूमरेटर और फिर साइज ऑफ वोकैबुलरी टू द डिनोमिनेटर। ये हो गई हमारी लाप्लास स्मूथिंग। इसमें ये मेक श्योर कर लिया हमने कि कभी भी हमारा लैंग्वेज मॉडल किसी भी सीक्वेंस के लिए नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी क्या एड हॉक सी है। कुछ सैनिटी चेक है कि जो अननोन सीक्वेंसेस थे या अनसीन सीक्वेंसेस थे इन द ट्रेनिंग सेट, उनको बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी मिलेगी एंड सो फोर्थ, लेकिन देयर आर अदर वेज ऑफ स्मूथिंग एज वेल। तो देयर इज के लाप्लास, जिसमें यही ट्राइग्राम कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग अ 1 you add a k, some constant k to the numerator, and you divide the or you add to the denominator the kth multiple of the size of the vocabulary. ये भी होता है। अच्छा, there is this version, the mth Laplace स्मूथिंग, जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। वो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में m ऐड कर लेते हैं, फिर न्यूमरेटर में यू ऐड दिस द मल्टीपल ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ वोकैबुलरी। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा बेहतर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो essentially by doing smoothing, what we are trying to, the intuition behind smoothing is to estimate the counts of unknown sequences. ठीक है, अगर आप देखें तो we have a count, we had a count in the numerator and count in the denominator. जब हमें वो काउंट नहीं मिलेगा तो हम ये ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर आल्सो एडिंग इट टू द नोन सीक्वेंसेस। तो हम एस्टिमेट्स बना रहे हैं ऑफ आवर काउंट्स। तो देयर इज अ न्यू काउंट, हो सकता है कि 5 मरतबा आता हो ये वाला सीक्वेंस, हमने उसे 6 कर दिया, तो वी एडेड दिस 1 टू एस्टिमेट, फिर डिनोमिनेटर जब डिवाइड किया, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो डिवाइड हो गया। तो वी आर रीएडजस्टिंग द काउंट्स। तो दैट ब्रिंग्स अस टू सम अदर मैकेनिज्म्स of smoothing. उनमें एक मैकेनिज्म, उसको कहते हैं गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग। उसमें क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एडिंग दिस टू द प्रोबेबिलिटी, वी रीएडजस्ट द काउंट। इंस्टेड ऑफ हैविंग द काउंट, लेट्स से of these words, अच्छा थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ एक, तो the words, let's say there is a word for that appears many times, so n1 would be that word for n1 times आता है, and there is this n2
let's say 2 थोड़ा सा कम आता है. Then there are other words like allegations जो बहुत यानी से काफी कम दफा आते हैं. Then there are some rare words जो बहुत ही कम दफा आते हैं, such as anthropomorphic. सही है. And then there are words जो के हो सकता है आपकी ट्रेनिंग कॉर्पस में हो ही ना. Now what we want is to look at the function कि किस तरह का फंक्शन है जो जिससे रिड्यूस हो रहा है. सही है. तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन, एंड इट्स नॉट लीनियर कि हम उसे जीरो पे नहीं ले आना चाह रहे, कुछ फंक्शन है इस तरह का, और हम आखिर का जो ट्राइंगल है उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज आर द अननोन सीक्वेंसेस या अननोन वर्ड्स, तो उनका एस्टिमेट निकाल रहे हैं. तो पहले तो हमने ये काउंट किया हुआ था ऑफ दीज वर्ड्स के, इसके बाद आ जाते हैं. अब हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग द रॉ काउंट हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट जो रॉ काउंट था हमारा C1 का, उसमें हमने एक ऐड किया, या सॉरी C ऑफ I का, और फिर N C+1 और N of C, यानी दीज आर द काउंट्स ऑफ कि इससे आगे वाले जो वर्ड आ रहा है उसका काउंट कितना था, और इसके काउंट से डिवाइड कर लिया. दैट वुड बी द न्यू काउंट ऑफ दिस C of I ith वर्ड. तो दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ स्मूथिंग जिसके अंदर आप काउंट को रीएस्टिमेट कर रहे हैं. मैं आपको इस पे टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्मूथिंग टेक्निक्स आप ये और भी देख सकते हैं. देयर आर अदर स्मूथिंग टेक्निक्स सच एज नेजर-नाय, NEY स्मूथिंग, जिसके अंदर होता ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन, इफ यू आर एस्टिमेटिंग द बायग्राम, यू से कि काउंट निकाल लिया इसका बायग्राम का, जिस तरह हमने पहले किया था, काउंट ऑफ WI-1, और यहाँ पे दूसरे कलम में लिखता हूं, देयर इज अ डिस्काउंट फैक्टर जो आपने लगा ली, कुछ माइनस कर लिया, तो डिस्काउंटेड द काउंट, डिस्काउंटेड काउंट. सही. और फिर आपने क्या किया उसके बाद, जो एडिशन की इसमें, वो आपने कर ली विद अ लोअर ऑर्डर मॉडल और मल्टीप्लाइड it with this parameter for WI-1. तो ये जरा ज्यादा एडवांस्ड स्मूथिंग टेक्निक है विच इज कॉल्ड नेजर-नाय. इसमें क्या किया है, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जो हम अभी बाद में इस्तेमाल करेंगे. वो ये कि अगर हमें बायग्राम नहीं मिल रहा कहीं इसेंशियली, तो यहाँ तो वैसे भी ये जीरो हो जाएगा, या डिस्काउंट उसमें, तो उस केस में डिस्काउंट भी नहीं करेंगे. तो फिर हम लोअर ऑर्डर मॉडल में जा रहे हैं, यानी बायग्राम के लिए हम यूनिग्राम मॉडल की तरफ जा रहे हैं और उसको कुछ मल्टीप्लाई कर दिया. मैं तो ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा स्मूथिंग पे, बिकॉज इन प्रैक्टिस स्मूथिंग इज रेयरली यूज्ड. स्मूथिंग is rarely used, and there are other alternatives to smoothing that seem more practical and plausible, जो कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, वो यूज होते हैं. Rarely used to resolve the zeros problem in language models.
तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप विद स्मूथिंग। सिर्फ होता ये कि नो सीक्वेंस विल गेट अ जीरो इन दैट लैंग्वेज मॉडल दैट्स स्मूथ आउट। सही, आपने स्मूथिंग की कई टेक्निक्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं होती। तो व्हाट इज बीइंग यूज्ड if smoothing is not being used? So there are alternatives of smoothing. The intuition behind these alternatives of smoothing is कि smoothing बहुत ही ad hoc तरीके से probability distributions को काट के unknown probabilities, unknown sequences पे distribute करी है। तो it may be helpful if we can use less context. See? यानी कि if you look at the n-gram hierarchy, the probability, so for a 4 gram, आपको नजर आएगा you want to calculate the probability of word 4 given word 1, word 2, word 3. See? And for a trigram, you would want to calculate W3 given W1 and W2. See? For a bigram, you are trying to calculate W2 given W1, and for a unigram, you are calculating W1. See? जो word हमारे पास है। तो this is the n-gram hierarchy. 5 gram भी हो सकता है। तो the intuition is कि if you are looking for or you're trying to find the probability of a 4 gram, you're not getting it, why not move to the trigram? आप एक चीज निकाल लें इसमें से जो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में दूर है। सिमिलरली इफ यू नॉट गेटिंग अ ट्राइग्राम, व्हाई नॉट मूव टू अ बाइग्राम? तो आप एक पिछली चीज निकाल लेंगे, यू मेक इट अ बाइग्राम। बाइग्राम भी नहीं मिल रहा तो यूनिग्राम पे आ जाए, ये कर लें। तो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड बैक ऑफ, और जिस तरीके से डिफाइंड है इट्स कॉल्ड द स्टूपिड बैक ऑफ in literature. So the idea behind back off is use n-1 gram model if n gram is not available or is not giving any evidence, यानी कि वैल्यू उसकी जीरो है। सही, तो essentially ये होगा if you are trying to calculate a bigram और वो मिल नहीं रहा आपको, तो it would be wi minus 1, wi का count divided by the count of wi minus 1. And that would be the case if the count of wi minus 1, wi is greater than 0. सही है, तो फिर तो ये वैल्यू आ जाएगी। इफ नॉट, फिर क्या करें? फिर हम ऐसा करते हैं कि वी यूज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट द wi, यूनिग्राम। बाइग्राम कैलकुलेट करें, यूनिग्राम पे आ गए। लेकिन इफ द count of wi minus 1 wi is equal to 0, ये उस केस में होगा। एक छोटा सा इशू है, छोटा सा इशू ये कि वी मेकिंग दिस फंक्शन लाइक दैट, इस तरह से इस किस्म के फंक्शंस को लिखते हैं। छोटा सा इशू ये कि यूनिग्राम की प्रोबेबिलिटीज जनरली बाइग्राम से ज्यादा होती हैं, तो वी नीड टू नॉर्मलाइज। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टूपिड बैक ऑफ में देयर इज दिस पैरामीटर जो कि नॉर्मलाइजेशन पैरामीटर है, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दी यूनिग्राम की प्रोबेबिलिटी। एंड वी नो के फॉर द बाइग्राम, यूनिग्राम तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो अननोन तो मिल ही जाएगा ना, बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी के साथ। और उसको हमने 0.4 से मल्टीप्लाई करके
नॉर्मलाइज कर लिया. Again, the idea behind back off is okay, let's say you have a trigram model, you're trying to calculate what your allegations given, sorry, no, allegations either. You're trying to calculate fact given, denied, the, and it's not and in this case the training corpus, the count of denied, the fact is equal to 0. लेकिन we'll fall back or back off and say what about the probability of fact given just the, और हो सकता है कि इसकी probability कुछ है, यानी कि द काउंट इज समथिंग और आपके पास लेट सपोज के आ गया 0.06. तो आपने क्या किया, you say कि the probability of this trigram is actually then 0.4 multiplied by 0.6, 0.06. So of the trigram, it would become 5. क्या बनेगा? 0. कोई बताएगा? 205. 0.024. Okay. जी. चले एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात. तो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्राइग्राम. सही. वरना हमें जो मिल रही थी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस वो 0 मिल रही थी. तो दिस इज बैक ऑफ. Good. So this is popularly used, and this 0.4 can be called a parameter of this back off. जिसको learn किया over the long run, different parameters के साथ try किया, तो this back off works well in practice and is fast. सर ये जो ये वाला पैरामीटर ये हाइपर ट्यून ही होगा ना? जी जी, हाइपर ट्यून हुआ हुआ है. हाइपर पैरामीटर कह सकते हैं आप इसे. इधर ये अभी इस केस में 0.4 है, लेकिन अपने जो हम प्रोग्राम देंगे हो सकता है इसकी वैल्यू चेंज वगैरह भी हो रही हो. बिल्कुल बिल्कुल. डिफरेंट वैल्यूज के साथ ट्यून करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा हाइपर पैरामीटर काम करता है. जनरली 0.4 वर्क्स वेल, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्राई किया. इंग्लिश में तो कम से कम ये अच्छा काम करता है. ठीक है. तो दैट्स बैक ऑफ. इंट्यूशन यही है कि अगर आपको 5 ग्राम नहीं मिलता आप 4 ग्राम ले लें, 4 ग्राम नहीं मिलता 3 ग्राम ले लें, 3 ग्राम नहीं मिलता 2 ग्राम ले लें, बाईग्राम ले लें, बाईग्राम नहीं मिलता यूनिग्राम ले लें. यूनिग्राम मिल ही जाएगा. सही. खास तौर पे जब वंस वी हैव लुक्ड एट आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स तो वो बिल्कुल मिलेगा. Another alternative technique which is widely used is called interpolation. And this is the highlight of today's lecture. Interpolation के पीछे क्या है? It says कि why don't we combine the lower order models? यानी कि अगर आपने 5 ग्राम कैलकुलेट किया है तो 4 ग्राम कैलकुलेट करना उससे आसान है, और 3 ट्राइग्राम कैलकुलेट करना उससे आसान है. आपने सारे ही कैलकुलेट करके रख लेना. ठीक है. तो ट्राइग्राम से लेते हैं. इट सेज कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग एन इंटरपोलेटेड वैल्यू ऑफ द ट्राइग्राम wi-2 wi-1, आप क्या करें कि पहले तो MLE से जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट से, जिस हमने पहले किया था काउंट से, आप पहले उस ट्राइग्राम को देख लें wi-2 wi-1.
जिसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो अगर 0 होगी तो हम बैक ऑफ कहता है कि आप बाईग्राम पे चले जाएं। तो इंटरपोलेशन कहती है वाई हम पूरा ही का पूरा क्यों ले लें, हम ऐसा करते हैं कि बाईग्राम को देख लेते हैं, और ये भी हो सकता है कि बाईग्राम भी 0, ये बाईग्राम भी एग्जिस्ट ना करे। तो हम ऐसा करेंगे कि फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट के यूनिग्राम को देख लेंगे, ठीक? और इसमें ऐड कर लेंगे। अब एक बड़ा मसला ये कि इसको प्रोबेबिलिटी ही रखना है। वी नीड टू कीप दिस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। ये तो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन ऐड होने के बाद जरूरी नहीं है कि 1 के अंदर है। तो और दूसरा ये कि हमने स्केल भी करना है इस तरह कि जो यूनिग्राम की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम यहां तक जा रहे हैं तो इसको वेट कम से कम मिले, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े एनग्राम्स की प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं। तो उसके लिए हमने ना पैरामीटर्स निकाले, ये हाइपर पैरामीटर्स है। तो ट्राइग्राम के साथ लैम्डा 3, बाईग्राम के साथ लैम्डा 2, यूनिग्राम के साथ लैम्डा 1 मल्टीप्लाई कर लिया। इससे क्या होगा कि ये स्केल भी हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज, एंड देयर इज दिस कंस्ट्रेंट जो लैम्डा पे अप्लाई कर सकते हैं आप कि द सम ऑफ ऑल लैम्डास शुड बी इक्वल टू 1, जिससे ये प्रोबेबिलिटी भी रहेगी, जिससे ये जो रिजल्टिंग इंटरपोलेटेड वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। तो दैट्स इंटरपोलेशन। और इस लैम्डा के पीछे जो पैरामीटराइजेशन है, इसके पीछे ये इंटुइशन है कि द लोअर ऑर्डर मॉडल्स should only be relevant if higher order models give sparse values। यानी कि इस केस में जरूरी नहीं है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइग्राम है बिल्कुल ही 0 हो सकता है बहुत ही छोटी वैल्यू दे रहा हो, यानी वो ट्राइग्राम बहुत ही कम टाइम्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो बाईग्राम है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने इनको थोड़ा सा ट्यून भी करना है, यानी इन लैम्डास को। वो कैसे होगा कि जो हायर ऑर्डर एनग्राम है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम, यानी उसको जो लैम्डा वैल्यू होगी वो बड़ी मिलेगी, और जो उसके बाद है उसको उससे काफी छोटी, और उसके बाद वाले को उससे भी काफी छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो बड़े एनग्राम। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट दीज लैम्डास? And the thing is कि these are now part of the model. These lambdas are now part of the model. और आपका मॉडल तो लैंग्वेज मॉडलिंग में जाते हैं फिर से। कोई क्वेश्चन वैसे इंटरपोलेशन के बारे में बिफोर आई टॉक अबाउट, अदर देन हाउ लैम्डास आर गोइंग टू बी फिगर्ड आउट? नो सर। गुड। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो वापस से जाते हैं। एंड इफ यू डिड नॉट गेट एनीथिंग इन द लेक्चर टुडे, even then you can understand part because this relates to general machine learning about how to tune hyperparameters. So these lambdas that we talked about are actually hyperparameters. अब मैं दिखाता हूं आपको कि हमने जो अभी तक किया वो ये था in terms of machine learning। हमने कहा क्या किया, we take a huge corpus like Wikipedia जिसपे हम ट्रेन करना चाह रहे थे। हमने क्या किया कि इसको स्प्लिट किया। अभी तक हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट पीस, और फिर हमने इस ट्रेनिंग सीक्वेंस से हमने लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर लिया। तो दिस इज आवर लैंग्वेज मॉडल। अच्छा, हर मॉडल जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसके अंदर, एंड दीज मॉडल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर मॉडल्स या दूसरे जो आप बिजनेस के मॉडल्स बनाते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ पैरामीटर्स।
तो जो आपके इस लैंग्वेज मॉडल के अंदर पैरामीटर्स हैं, दिस आर ऑल द प्रोबेबिलिटीज। जो आपने प्रोबेबिलिटीज लेट से WI जो प्रोबेबिलिटीज जमा की वो सारे वो जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट, दैट्स द मॉडल। तो these probabilities are known as the parameters of this model। अब हुआ ये कि हमने जब इंटरपोलेशन लगाई और हम इंटरपोलेटेड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये लैम्डास भी आ गए। तो दीज लैम्डास बिकम पार्ट ऑफ द मॉडल। ये लैम्डास भी आ गए हमारे पास यहाँ पे, लैम्डा 1 ऑल द वे टू लैम्डा k। सही है? तो लैम्डास आ गए। अब इन लैम्डास को कैसे कंप्यूट करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस डिवीजन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये कॉर्पस मैं वापस से बनाता हूं। हमने ली ये विकिपीडिया की कॉर्पस। इसको जब हमने स्प्लिट किया तो टेस्ट तो उसी तरह से स्प्लिट कर लिया, लेकिन जो ट्रेनिंग पीस है उसका एक और स्प्लिट बना लिया हमने। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग और ये हो गया हमारा, इसको कहेंगे हम डेफ सेट। तो ये जो डेफ सेट है इसको हम ट्रेनिंग में से अलग करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान में यूज करेंगे। वो ऐसे क्या हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रेनिंग से गिविंग यू अ हायर लेवल ओवरव्यू लैंग्वेज मॉडल बनाया जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स हैं, यानी सारी प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ली ट्रेनिंग से। और उसके अंदर हमने इस डेफ सेट को नहीं देखा, डेफ सेट को अलग कर लिया। लेट से हमने पहले इसको ऐसे किया था स्प्लिट 80-20, तो दैट्स 20% 80%। तो टेस्ट सेट तो वहीं का वहीं है, इसे हम नहीं देख रहे, लेकिन ट्रेनिंग सेट को हमने 70% कर लिया और 10% डेफ सेट के लिए रख लिया। ये हो सकता है, ठीक है। अब ये डेफ सेट जो अलग किया था, इसे हमने करना क्या है, यहाँ लैंग्वेज मॉडल में हमने बायग्राम यूनिग्राम सारे निकाल लिए। उसके बाद हमने इंटरपोलेटेड वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए लैम्डास। तो वो लैम्डास हमने इधर से निकालने, लैम्डा 1 ऑल द वे टू लैम्डा के, वो डेफ सेट में से निकाले हमने। वो कैसे निकाले? इसको कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। वो हमने ये किया कि वी चूज लैम्डास that maximize the probability या probabilities over the def set। ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये क्या बात हुई कि ये लैम्डास ऐसे आएंगे? अब हुआ ये है कि हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे थे, जिस तरह हमने परप्लेक्सिटी कैलकुलेट की थी ऑफ द टेस्ट सेट। हम जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं W1 W2 ऑल द वे टू WK ऑफ द डेफ सेट। तो ये W1 W2 ऑल द वे टू WK ये डेफ सेट हो गया, ठीक है। एंड इन दिस केस we are given the language model जिसको ये पैरामीटर्स भी चाहिए, सॉरी के लिख दिया मैंने, फिर ये होना चाहिए n लैम्डा n। तो जो पैरामीटर्स होंगे ऑल द वे टू लैम्डा n, वे n इज द n ग्राम। तो हमारा फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी given के these are also parameters of this model, और उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम मल्टीपल लगा रहे थे। तो लेट मी सी, we take the language model given the parameters and what we have
आर लेट्स से ट्राइग्राम मॉडल बना रहे हैं इंटरपोलेटेड, तो दैट वुड बी wi minus 2 wi minus 1 नहीं। और फिर हमने क्या किया था कि दोनों साइड पे लॉग ले लिया था, और सॉरी यहाँ पे मल्टीपल था ना ये, तो जब लॉग ले लिया तो दैट दिस मल्टीपल कन्वर्ट्स इनटू अ समेशन, सॉरी समेशन इधर, और फिर ये लॉग प्रोबेबिलिटीज होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इन लैम्डास को डिटरमिन करने के लिए यहां से हम इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे और देखेंगे कि किन लैम्डास के लिए ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है फॉर द डेफ सेट। ठीक है, जिनको अभी भी नहीं समझ आई, कुछ ऐसा है कि मैं n डायमेंशन में तो नहीं बनाता, I'll give it to you in single dimension. Let's say कोई lambda I है, and this is the probability that we are trying to maximize. और फिर different lambdas के साथ जब हम try करते हैं तो this is the function that we get. और उसमें ये पता चलता है कि ये वो lambda है जहां पे probability maximum है, तो this is the value of lambda I. And of course this is a multi-dimensional optimization problem. तो multiple dimensions, जितने आपके lambdas हैं वो उतनी dimensions हैं आपके पास, and you are trying to maximize the probability given the lambdas. तो वो होगा यही कि आपके पास जो higher order lambdas आएंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिस तरह यहाँ पे 0.6 थी, और जो लोअर ऑर्डर लैम्डास आएंगे उनकी वैल्यूज थोड़ी कम होंगी, जैसे 0.1 यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स इंटरपोलेशन एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग फॉर टुडे। और इसको हम फिर बाद में भी यूज करेंगे जब हम दूसरे मॉडल्स पे आएंगे जहाँ हाइपरपैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टेक्निक हाउएवर यही है, और फिर सर्च और कैसे देखना है वो एक और चीज है। तो now I'll open the floor for questions. If there are any questions, please go ahead. सर ये जो लैम्डास की वैल्यू फाइंड करनी है सर, ये वाली इक्वेशन है, इसकी नहीं समझ लगी कि किस तरह करेंगे। इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, ये क्या किया हुआ है कि इसको मैंने एक फंक्शन बना लिया है, सही है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और फिर मैं क्या कर रहा हूं कि लैम्डा फाइंड कर रहा हूं हाइपर पैरामीटर्स कि कौन से लैम्डा पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मुझे, सही है, ये इस तरह से फाइंड कर रहा है। और वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली चेंज होती है, जैसे हम लैम्डास को चेंज करते हैं तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज लगा के देखते हैं ये फंक्शन कैसा बन रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, और वो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट लैम्डास को एक साथ ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर इधर आपने सिंगल डिमेंशन में दिखाया है, तो जब अगर हम मल्टीपल लैम्डा की वैल्यूज जब इनपुट करेंगे ना इस फंक्शन में, तो जो हम लैम्डा का सेट देंगे वो हमने मेक श्योर करना है कि उन सारों का सम 1 की इक्वल हो। बिल्कुल बिल्कुल, लैम्डा की नंबर एक तो जो रेंज होगी वो होगी 0 और 1 के दरमियान में, सही। तो मैक्सिमम वैल्यू एनी लैम्डा कैन टेक इज 0 एंड 1। और फिर कंस्ट्रेंट होती है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, आप मल्टीपल डायमेंशन जाएंगे, 3 डायमेंशन में चले गए तो आपको ऐसा हाइपरप्लेन नजर आएगा ना, और यू हैव लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इसी तरह मैं आपको 4th डायमेंशन में दिखा नहीं सकता, तो बट यू कैन इमेजिन के n डायमेंशंस में इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही कॉमन होती है। एंड यू हैव दिस कंस्ट्रेंट के लैम्डा की कंबाइंड वैल्यूज जो है वो 1 से ज्यादा ना आ जाए, तो दैट वुड बी अ कंस्ट्रेंट ऑन द लैम्डा। दैट्स राइट। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ठीक है, यस सर।